अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीजा जारी किया तो फिर आप समझ लेंगे सूरत कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत कुछ और है। और अगर इन्हें वीजा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीजा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीजा है और हुकूमत वीजा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिले, उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। वहां पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नाज़रीन, जो खबर बहुत गर्दिश करी है पाकिस्तान में कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसमें ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। देखिए, 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके चैनल्स का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, तो मैं बता देता हूं, शहबाज गिल का चैनल, उसका जिक्र नहीं है। वो इसलिए, हालांकि वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, वो इसलिए कि शहबाज गिल का चैनल पाकिस्तान से बना ही नहीं, ये रजिस्टर्ड पाकिस्तान से नहीं हुआ। एक वकार मलिक साहब है, शादात अकबर साहब है, इनके चैनल पाकिस्तान से मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड नहीं हुए। किसी बड़े समझदार आदमी ने, अंदर के बंदे ने शायद इनको बताया कि ये वाले चैनल आप छोड़ दें, ये बाकी चैनलों को आप 27 चैनल्स को आप हटा लगाएं। तो अब उन्होंने ये कोशिश की है कि ये 27 चैनल्स बंद हो जाए। ये हो क्या रहा है? ये तमाम इख्तलाफी आवाजों को और जो तनकीदी आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 27 यूट्यूब चैनल है, इनके लोगों को आप देखें तो इनके एक दूसरे से ओपिनियन नहीं मिलती। ये डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं, लेकिन एक दो चीजों पर इनका कंसेंसस है। एक, ये हुकूमत जाली है। दो, ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो है ये चोरी पकड़ते हैं हुकूमत की। जो कोर्ट में वो जजेस और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनकी पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं। जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है। इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक तो ये कोई एलिगेशन नहीं है। दूसरा, एक बात ध्यान में रखें कि इन 27 में से इक्का दुक्का स्टेटमेंट छोड़ के या एक दो लोगों को छोड़ के 90% लोगों ने पूरे जोर से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। और इसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुक्रिया अदा किया था और बहुत सारे लोगों को पैगाम भी भिजवाए थे कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये इंडिया पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है। ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आजादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट की हुक्मरानी, यानी मैंडेट का जो है एहतराम किया जाए, और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जो लोग आवाजें उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। इसका इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये बयानियां बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जब भारत के साथ लड़ाई, इसमें 2-4 तो ऐसे हमारे बेचारे यूट्यूब के साथी हैं जो दिन रात जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे इंडिया को नीचे दिखाने और पाकिस्तान की फौज को ऊपर उठाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी खबरें चला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई, कि पाकिस्तान को फतुहात इस लेवल की दिला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई। तो उनके भी बेचारों के चैनल है बीच में, तो उनके कहां से आ गए? अगर ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला था, कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला नहीं है। मामला सारा का सारा ये है कि ये हुकूमत गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। इस हुकूमत पे जो भी तनकीद करेगा उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करवानी है और इस हुकूमत के जरिए से इन्होंने अपने ख्वाब, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देखती है ज्यादातर उसमें अपनी नौकरियां ही होती हैं, तो वो ख्वाब उन्होंने पूरे करने इस हुकूमत के जरिए से, और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। नाज़रीन, एक और हैरत की बात आपको बता दूं, जिस वक्त डीजी ISPR बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे ना, ये उन्होंने मई में इंटरव्यू दिया, जून में चला था। जिस वक्त डीजी ISPR बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे और वो बता रहे थे कि भारतीय हुकूमत के पोल खोल रहे थे, यानी डीजी ISPR क्या कह रहे थे, सुने, भारत के अंदर से सवाल हो रहे हैं तो मीडिया और सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफियों को जेलों में डाला जा रहा है। जब ये बातें कर रहे थे ना डीजी ISPR, उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पूरा निजाम जो है वो पाकिस्तान में जो आजाद सहाफी हैं, बात करने वाले, उन पर पाबंदियां लगाने का बंदोबस्त कर रहे थे। ये 24 जून की बात है। अब आप अंदाजा करें कि एक तरफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया बहुत गंदा है, वो मीडिया को बहुत मारता है, और इधर अपने मीडिया को कुचल दिया था उसी वक्त। इसको मैं क्या कहूं? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि डीजी ISPR ये क्लेम कभी ना करेंगे पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। आप लोगों ने मीडिया को कुचल के रख दिया, मीडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मीडिया आजाद बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। देखे ना, इंडिया में तनकीदी आवाजों को बंद नहीं करते। यानी उनका दरू राठी, उसने बहुत तनकीद की नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल इंडिया में चलता है। अभिसार शर्मा बहुत तनकीद की उसने नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल भी चलता है। मैं आपको 1 दर्जन सहाफी इंडिया के गिना सकता हूं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसीज की सख्त मुखालफत करते हैं, उन सारों के चैनल चल रहे हैं इंडिया में। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्होंने पाकिस्तानी चैनल सारे बंद करवा दिए, और इक्का दुक्का वाकयात उन्होंने इंडिया में कुछ सहाफियों के साथ किए जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान ने यह सारा किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में मीडिया की हालत बहुत अच्छी है, वो तो गुद्दी मीडिया वहां पे उन्होंने भी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जो मुखालिफ मीडिया है वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। जो डीजी ISPR ने इंडिया को कहा वही पाकिस्तान में उसी वक्त पाकिस्तान के सहाफियों के साथ ये लोग कर रहे थे, और ये साबित हो गया। देखिए अब आप नाज़रीन, एक और जो ग्रॉक है उसे परेशान कर दिया मुस्लिम लीग नून को खासतौर पर, क्योंकि ये ज्यादा उसके साथ अंगेज हो गए।
नून लीग के लोग और कुछ सहाफी अब ये क्लेम करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ग्लॉक को कंट्रोल करती है और ये ग्लॉक को जो है इन्होंने किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया है, इसके डाटा के अंदर घुस गए और कुछ ऐसा कर रहे हैं। मामला ये, इनको जो भी सच बोलेगा ना, या आईना दिखाएगा या हकायक इनके सामने रखेगा, ये कहेंगे जी ये मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी का हमारा दुश्मन है, ये साजिश कर रहा है। ग्लॉक के ऊपर जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया पकड़ के कि जनाब ये भी उस साइड का ही है। भाई वो हकायक बयान कर रहा है, उसके बाद सारा डाटा, वो डाटा निकाल के आपके सामने रखता है, आपको उससे चिढ़ चढ़ जाती है। तो यही इन्होंने सहाफियों के साथ किया, मुखालिफ आवाजों के साथ भी किया। कल तक यहां पे इसके बीच में बहुत सारे सहाफी ऐसे भी हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं, जो पीएमएलएन के बड़े हामी हुआ करते थे एक दौर में कि अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है। लेकिन जब उन्हें मायूसी हुई, मुझे थोड़ा जल्दी मायूसी होगी, कुछ मेरे साथियों को बाद में मायूसी हुई, लेकिन जो मायूस हुआ सारे इस लिस्ट के अंदर शामिल है। वो ये कहते हैं बंदा साड़ी लाइन पे चलना चाहिए, बस जो हमें अच्छा समझता है वही अच्छा है, जो हम पे तनकीद करता है वो अच्छा नहीं है, बल्कि उसको तो इंसान भी नहीं समझते। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया आज के दिन के लिए। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के दिन में शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज रहेगा और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वहां पे नकलो हरकत है सिक्योरिटी फोर्सेज की, और कर्फ्यू होगा तो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत तो हो रही है और वहां लोग जो है बार बार एहतजाज करते हैं, इस बात का शुबे का इजहार करते हैं कि हमारे इलाके में दोबारा से एक ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है, खासतौर पे उन एरियाज में जहां मादनियात से मुतालिक मामलात हैं। और वो यही कहते हैं कि हमारी मादनियात हमारे वसाइल पे कब्जे की लड़ाई है और कुछ नहीं है। ये लड़ाई के अंदर और कुछ नहीं निकलेगा, हमारे वसाइल हमारे हाथ से चले जाएंगे, हमारी और नस्लें उजड़ जाएंगी, जो हमारे साथ माजी में होता रहा वही हमारे साथ दोबारा हो जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात देखें, जिस अमीर मुकाम का होटल गिराना था, यानी वो तजावुजात में आ रहा था ना, सबने रोला डाला, उसकी एक दीवार भी गिराई, फिर अमीर मुकाम की खबर चलवाई गई कि जनाब अमीर मुकाम का अपने लोग आ गए, उन्होंने आके जबरदस्ती रुकवा दिया इंतजामिया को। तो उस वक्त तक तो ये होटल गैर कानूनी था। उस वक्त तक जब दीवार गिराई जा रही थी, होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंची हुई थी, तब तक तो ये तजावुजात में आता था कि जनाब क्योंकि दरिया यहां पे बह रहा है, दरिया के बीच में ये होटल बना हुआ है, इसको हटाओ यहां से, ये दरिया का रास्ता है। बाकी होटल गिरा दिए, ये वाला नहीं गिराया। अब जिसका होटल गिराना था उसके सामने अली अमीन गंडापुर साहब खुशखबियां कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख लें, ये क्या चल रहा है। तो अब डीसी जो है सवात का, वो ये कहता है कि ये तजावुजात में आता ही नहीं है ये होटल। जो गरीब लोग हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, जो कमजोर लोग हैं बेचारे मेरे पश्तून भाई, उनके होटल तजावुजात में आ गए, उनके उड़ा दिए, तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन ये जो ताकतवर आदमी है, इसका होटल तजावुजात में नहीं आता। ये डीसी ने कह दिया तो कह दिया, सरकार का हुक्म है, चलेगा। एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर मैं आपको सुनाता हूं, ये प्रोटोकॉल के हवाले से जो एक चलान हुआ है पंजाब में, बड़ा रोला डाला हुआ है। एक तो लोगों ने कहा जी डॉल्फिन पुलिस तो चलान ही नहीं करती, ये आपने क्या कहानी कहां से घड़ गया, मैं सुना दी, लोग ये भी बता रहे हैं। दूसरा, एक ना बच्चर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, और ये मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा प्रोटोकॉल गाड़ी का कौन चलान करता है, यानी इनकी तो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां, तो प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों का चलान कौन करता है। 16वीं सदी में हम थोड़ी जी रहे हैं कि आप हमें ऐसे बेवकूफ बनाएंगे। तो जो भी ये करते हैं ना, बेचारों के आगे आ जाता है। एक तो सस्ती ड्रामेबाजी और सस्ती मशहूरी के चक्कर में ये कोई ना कोई भंड मारते रहते हैं और वो इनके सामने आ जाता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के बाद नेतन्याहू ने यानी इसराइल ने भी अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। ये एक बड़ी हैरानकुन चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों ने अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया। एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने नामजद किया, और दूसरा नेतन्याहू ने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। वैसे जिसको इसराइल नामजद करेगा, नेतन्याहू नामजद करेगा, उसको अमन का नोबेल इनाम तो रिवर्स ही हो जाना चाहिए। उसको तो मेरे ख्याल में उसकी नस्लों को भी शायद मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अगर अमन की बात करे या अमन के नोबेल इनाम की बात करे, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। फिर इसका मतलब है वो कैसे कह सकते हैं नेतन्याहू के बारे में, पूरी दुनिया के अंदर जो कहानियां हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी स्टोरीज हैं, जो गाजा के ऊपर उनके अटैक की पूरी कहानियां हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद क्या नेतन्याहू किसी को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर सकता है? इसके ऊपर बाद में और भी बात करेंगे, मेरा टाइम ज्यादा हो गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और वीपीएन का बंदोबस्त करना शुरू करें आप सारे। वीपीएन इंस्टॉल करें, बहुत सारे मुफ्त मिलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताऊंगा कौन कौन से। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।